अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गूंज। आज सना हमारे साथ ये नहीं है बिकॉज शी इज़ नॉट वेल एंड आई होप शी गेट्स बेटर। तो इंशाल्लाह आपके साथ वो अगले प्रोग्राम्स में होंगी, लेकिन आई एम कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम। आज बात करनी है कि पाकिस्तान में आप जब भी उठते हैं, सब उठते हैं आप, और कोई नई ना नई स्टोरी चली आती है। कोई देख रहे हैं, कभी गवर्नमेंट किसी पे तनकीद करती है, कभी बैठते हैं, कभी गवर्नमेंट पे कोई तनकीद करता है, और हम एक पेज पे नहीं बैठते। और वो पेज कौन सा है? अवाम। अवाम का जो पेज है, हम इस पे क्यों नहीं बैठते? बोथ। क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है, जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, पुरानी गवर्नमेंट्स को आप देख लो, वो हमेशा ये कहेंगे हमने ये किया, हमने ये किया, ये किया। वेरी गुड, आपने किया। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो अपोजिशन होती है उसका एक ओपिनियन होता है। अगर वो ओपिनियन एक पॉजिटिव ओपिनियन है और जिसको हम कहते हैं तनकीद बराए तामीर, तो लॉन्ग रन में जब आप देखते हैं कि गवर्नमेंट्स आती हैं और जाती हैं, और ये जब आएंगे तो आपके पास एक जिसको कहते हैं स्मूथ सेलिंग होती है, वो नहीं है। मुझे अभी तक याद है कि जब ये पिछली 2013 के इलेक्शंस थे, तो नवाज शरीफ उठे, उन्होंने मैनिफेस्टो अपना दिया, तो मैं और नजम सेठी हम पीछे जा रहे थे, तो ही सेड टू मैंने तो समझ नहीं आती कि जी मैं हुकूमत लवां या ना लवां। दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स इन 180H। अब क्यों? क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी पॉलिसी कोई नहीं है। अपोजिशन जब ये गवर्नमेंट में होती है ज़बरदस्त एक तनकीद करती है, और जब रिवर्सल होता है आपके सामने वो चीज़ है। आज हम इस पर बात करेंगे कि ये तनकीद और क्रेडिट्स जो हैं, ये क्रेडिट हर बंदा क्यों लेना चाहता है। ये आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी, PMLN एंड PTI, तीनों ने कहा जी हम करेंगे, इसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट होना चाहिए। एक्सलेंट। लेकिन क्रेडिट सारे लेने लग पड़े। असेंबली में आपने देख लिया क्या हुआ, बहस क्या हुई, सिर्फ कि मुझे भी क्रेडिट दे दो। कंटिन्यूटी पॉलिसी, इस पर भी बात करेंगे आज। और जो मेरे साथ आज गेस्ट हैं, जमशेद चीमा हैं, इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मेरे साथ अली गौहर बलोच हैं जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, एंड ऑफ कोर्स PPP से सैयद हसन मुर्तज़ा, ये हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप के ऊपर। मैं जमशेद साहब आपसे शुरू करूंगा बिकॉज ऑब्वियसली आपकी गवर्नमेंट है इस वक्त। ये मुझे बताएं, जब हम कहते हैं कि रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, हम एक पेज पे क्यों नहीं बैठते, एक सेन डिस्कशन क्यों नहीं करते, ताकि एट द एंड ऑफ द डे अपोजिशन की भी एक, आप कह लो कि एक प्रेजेंस है, गवर्नमेंट की भी एक प्रेजेंस है, लेकिन अवाम जो है, अवाम वो तकलीफ में होती है दोनों तरफ से। ये क्यों है? वाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें पहली बात तो ये कि दो पेज बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक पेज नहीं होता, ये दो होते हैं। उन्होंने हमारी कमज़ोरियों को पॉइंट आउट करना है और हमने अपनी स्ट्रेंथ बताना है। अच्छा, सच्चाई कहीं दरमियान में होती है। हो सकता है कि वो हमारी तरफ ज़्यादा हो या उनकी तरफ ज़्यादा हो, बट आप कह लें कि हमें जिसे कहते हैं रियलिटी के करीब करीब बात करना चाहिए, और जो आप कह लें कि रियलिटी को बयान करना चाहिए, ताकि ओवरऑल बात करते हुए क्रेडिबिलिटी हो। सिर्फ ये नहीं है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, मैं सारी चीज़ें पॉजिटिव बताता रहूँ, वो सारी नेगेटिव बताते रहें, और हम फिगर ना बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी सच जो होता है फिगर होता है। मतलब और उस फिगर की आप पहले क्रेडिबिलिटी भी ज़रूर चेक होनी चाहिए, और बोलने वाले को भी तोल के बोलना चाहिए। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स अगर देंगे तो फिर कोई कारी के लिए भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ काफ़ी शऊर पैदा किया ये टॉक शोज़ ने, कि जब दलील का मुकाबला दलील से होता था तो कारी देखने वाला जो है वो इसे लर्न करता था। लेकिन अब थोड़ा हो गया है कि बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, एक कोई फ़न आ गया हम लोगों को, कि हम कोई यू कैन से कि अपनी बनाई हुई, अपनी लिखी हुई गवर्नमेंट, जो आप कह लें सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, उनकी दी हुई फिगर्स वो नहीं बोलते। हम स्वीपिंग स्टेटमेंट ज़्यादा दे जाते हैं। स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के निगेट कर देते हैं, या हाँ ना कर देते हैं, या बात को गोल कर देते हैं। सो मैं मतलब मुझे एक पेज पे होने पे तो कोई ज़्यादा इतराज़ नहीं है, होना या ना होना उस पर ज़्यादा इतराज़ नहीं। मुझे ज़्यादा इतराज़ ये है कि लेकिन अब हमारे टॉक शोज़ का मकसद होता जा रहा है, लंबी होती जा रही है। ये आप कह लें बिल्कुल सही है, 180 डिग्री हमारा डिफरेंस ओपिनियन वो ज़्यादा हो गया। चीमा साहब, लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं, अब आपके पास एक वोट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब भी मैं आपके लीडर्स होते हैं जो भी हों, वो तकरीर में अपोजिशन एक पर्टिकुलर नून जो लीग है इन पर्टिकुलर,
उसको वो टारगेट करती रहती है। ये इसकी वजह क्या है? रादर कि आप बताएं कि जी हमने ये किया। साथ आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं बुज़ार साहब, मैं उनको एक तो क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि जी जो PMLN ने काम किए हैं पंजाब के अंदर, हम एक कंटिन्यूटी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं टॉक शोज में बात एक होती है, नेशनल असेंबली में बात दूसरी होती है, तो इसको हम कैसे इन अ पॉजिटिव वे रिप्रेजेंट करें? मैं समझती मेच्योरिटी की ज़रूरत है, मेच्योरिटी की ज़रूरत है। मतलब देखें मेरी बात, अल्लाह के पास तो मैंने बहुत देर बाद पता नहीं कब पेश होना है। आज तो सामने मेरे कारी बैठा हुआ है, मुझे देखने वाला बैठा है, वो देख रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ ये झूठ, क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा आदमी है, जानता है चीज़ों को। लिहाजा मुझे अपनी अगर इज़्ज़त कराने में, सियासत में इज़्ज़त कराने के लिए आया हूँ ना, कि ज़्यादा मेरी इज़्ज़त बढ़े, तो अगर मैं यहाँ बैठ के झूठ बोलूँ, लगातार बोलूँ, हर रोज़ बोलूँ, सुबह दोपहर शाम बोलूँ, तो मतलब मेरी इज़्ज़त बढ़ तो मेरी कम हो रही है ना। सो मैं समझता हूँ एक मेच्योरिटी की ज़रूरत है, थोड़ी पढ़ने लिखने की, मेहनत करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा दिल बड़ा करने की ज़रूरत है कि हमने जिसने जो अच्छा काम किया हम उसको मान दें, जो जिसने नहीं किया उस पर तनकीद करें। तो वो एक ना सच्ची बात है, मैं चूँकि रोज़ ही 2 या 3 1-2 शो करते हैं, तो मैं सोच रहा था कि इसका कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा, कि मतलब जो एक शुरू हुआ जब आप कह लें प्राइवेट मीडिया आया तो इसने बड़ा रोल प्ले किया इसको आवाम को एजुकेट करने में। लेकिन अब मैं समझता हूँ हम कोई बिल्कुल अपोजिट पोल्स पे चले गए हैं। अपोजिट पोल पे जाके जो सोसाइटी को डिवाइड हमने कर दिया, खुद भी हम डिवाइड हो गए, और फिर सच और झूठ की तमीज़ ख़त्म हो गई। सो मैं समझता हूँ कि इसमें अच्छा, ये जो आपने पॉइंट है तो चीमा साहब रोल प्ले कर। जी आपने ये पॉइंट बड़ा अच्छा एक रेज किया है अपने डिस्कशन में कि हम डिवाइड क्यों हुए। बलोच साहब आप ये बताइए, देखें आप दोनों कारकुन हैं, यू आर बोथ पॉलिटिकल्स, ये डिवीजन क्यों है कि इस डिवीजन के अंदर हमने लोगों को भी डिवाइड कर दिया है? अगर PMLN आती है वो कहती है पाकिस्तान मेरा है, PPP आती है पाकिस्तान मेरा है, PTI आती है पाकिस्तान मेरा है। ये जो वोटिंग एंड पॉलिटिकल डिविजन्स हैं, इसको हम कैसे इरेज करें और एक कंटिन्यूटी आप कह लो कि एक पाथ पे चले? देखें, ये हमारी पहली बात तो ये है कि देखिए गुजारिश ये है कि एक तो चीमा साहब ने बात की है तो इतनी डिस्टॉर्शन आ रही है कि कोई बात समझ भी नहीं आ रही है, और दूसरी बात है कि आवाज मेरी रिपीट भी हो रही है, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। दूसरी गुजारिश ये है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि जब से पाकिस्तान बना है, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को हमेशा सोकताज किया गया। हमारे जो मुख्तलिफ हलके हैं उन्होंने हमेशा ज्यादा टाइम तो पाकिस्तान में मार्शल लॉज रहे, और फिर उसके बाद जो हुकूमतें बनी नहीं, जिस तरह से आपने काफ लीग की हुकूमत देखी, जिस तरह से अब हुकूमत है कठपुतली हुकूमतें बनाएंगी, अपनी मर्जी से बनाई गई, वही चेहरे जो आपको कल तक काफ लीग में नजर आते थे, आज वही काबीना आपको मौजूदा हुकूमत के फ्रंट बेंचों पर बैठी हुई नजर आती है। तो मकसद ये है कि जब आप पॉलिटिकल सिस्टम को चलने नहीं देंगे, जब उसको बार बार सोकताज करेंगे, जब आप इलेक्शन में को चुरा कर, कभी RTS सिस्टम के जरिए, कभी आप आने वाले इलेक्शन EVM के जरिए चुराने की कोशिश करेंगे, तो फिर जाहिर है फिर सियासी सिस्टम जब नहीं चलेगा, जब पॉलिटिकल सिस्टम को आप खुद वीक करेंगे। आपने देखा कि पहले सकूतर ढाका वाला वाकया भी हो चुका है। जब पाकिस्तान की इकाइयों को हम मजबूत नहीं करेंगे और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे, तो तब तक तो ये इश्यूज रहेंगे। जहां तक आप तो लेकिन बलोच साहब एक सेकंड बलोच साहब, ये आप कहते हैं कि ये कठपुतली, और ये कठपुतली का जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, डोंट यू थिंक ये हमारी डेमोक्रेसी को डिग्रेड करती है ये लफ्ज? हम तो डेमोक्रेट्स हैं ना, कि नहीं है? ये देखें, ये हमारी बदकिस्मती है मुल्क की। यही तो मैं अर्थ करता हूँ कि हमने पॉलिटिकल निजाम हमारे मुल्क में स्टेबल होने ही नहीं दिया। हमने हमेशा जमहूरियत का गला दबाया। साथ में हमारा पड़ोसी मुल्क है, कि आपको पता है कि वो मतलब है कि उसके साथ हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन माजरत के साथ वो भी हमारे साथ आजाद हुए थे। आज इसलिए कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम कितना स्टेबल कर लिया, और हम कहाँ पर, हम वहीं पे वही खड़े हुए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। क्या कायदे आजम ने मार्शल आग लगा बलोच साहब मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज कहता रहूं,
आप हिंदुस्तान से हमें अपने आप को कंपेयर ना करें। वो जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, दलितों के साथ कर रहे हैं, तामिल्स, नादू और हर अकलियत के साथ कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है वो? यू रियली थिंक दैट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम? आपका हमारा तो सिस्टम बहुत अच्छा है। इसमें हम और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गूंज। डिस्कशन हो रही है, एक बातचीत हो रही है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं आप एक होते हैं, जब आप उधर बाहर चले जाते हैं अपोजिशन में आप दूसरे होते हैं, और फिर आपके रोल्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो हकीकत है, ये कंटिन्यूटी पॉलिसी नहीं होती है। और मैंने तो हर एक को देखा है, मेरी फट्टी लगनी चाहिए, जाके उसकी फट्टी उतारो, मेरी फट्टी लगनी चाहिए, या उसने जो प्रोजेक्ट किया यार वो नहीं चलाना, मैंने चलाना है। अब ये हर बंदा, ये ऑनेस्टली ये फैक्ट है कि हर बंदा अपने आप का क्रेडिट लेता है। मैं, हम का जो लफ्ज़ है वो हम उसको अवॉइड करते हैं। ये वजह क्या है? और मेरे साथ जमशेद चीमा एंड ऑफ कोर्स अली गौहर बलोच, एक PMLN एंड ऑफ कोर्स वन फ्रॉम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनसे ये बातचीत हो रही है। इनमें इतना वो फायर नहीं है, क्योंकि अगर आप डालना चाहें तो बहुत फायर आ सकता है और वहाँ से भी। लेकिन आज हमने सेम डिस्कशन करनी है, एक्चुअली वो डिस्कशन कि आवाम को इसमें कोई फ़ायदा हो। तो ब्रेक से पहले जो मेरी बात हो रही थी चीमा साहब, मैंने आपको भी देखा है, मेरे कई प्रोग्राम्स में आप आए हैं, बड़ी ज़बरदस्त फायरी स्पीचेस ये वो। आज मैं आप में एक तब्दीली देख रहा हूँ। तब्दीली में वो देख रहा हूँ कि जो संजीदगी है, जो आवाम की आप सोच रखते हैं, ये बलोच साहब के भी वही है। ये हम इसकी ये कंटिन्यूटी क्यों नहीं होती है? ये क्या बात है कि टेलीविज़न पे आके ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये इस तरह होते हैं कि एक दूसरे को पता नहीं मारने पे तुले हुए हैं। वाई कांट वी टॉक सीरियसली एंड सेनली? मैं समझता हूँ इसकी वजह आपके लिए नॉलेज की कमी है कि जब दलील कम होती है तो ये कहीं रिवाज बन गया, ये सुन लिया कि जी वो दूसरे की क्लास अच्छी लेता है, तो ये आप कह लें कि उसके लिए ज़ाहिर जहानत की इतनी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा ये कि कहीं ना कहीं बैठे हुए कुछ लोग हमारे वो लीडर हों या आप कह लें वोटर हों, वो अगर पसंद करते हों, एक गैर संजीदा तबका इसको पसंद करता हो, तो हम संजीदा तबके को छोड़ देते हैं, गैर संजीदा तबके के लिए वो पॉपुलर टाइप डिसीजन करना शुरू कर देते हैं। देखें, दूसरी बात आप कर रहे थे इसकी कराची ग्रीन लाइन की या आप कह लें कि क्रेडिट लेने की, मैं समझता हूँ कि ये जो बल्कि दूसरी बात हो रही थी कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त क्यों नहीं करते। देखें, जब बेसिक आप भूल जाएं तो फिर अगली बात चलती नहीं है। मसलन मैं को बहुत ज़्यादा वाकफ़कार नहीं हूँ बलोच साहब का, अली गौहर साहब का, मैं इनके गाँव नहीं गया, मेरी कोई यारी नहीं है इनके साथ, लेकिन मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ कि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। ये मेरे पास एक रीज़न है उनकी इज़्ज़त करने की, और मैं इसके अलावा कर कुछ नहीं सकता। मैं इज़्ज़त ही उनकी कर सकता हूँ कि वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। अगर मैं उनको इलेक्टेड ना मानूँ, अगर उनको इलेक्टेड ना मानूं, तो मैंने उनकी इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी कि जिसका आप कह लें कि जिसका कोई जवाब आप कह लें कोई उनके लिए कोई जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। सो मैं समझता हूं कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि जिसमें आप कह लें कि माजी अगर देखें तो माजी दागदार है, भुट्टो साहब का भी दागदार है, नवाज शरीफ साहब का भी दागदार है रिगार्डिंग जमहूरी कदरों के हवाले से, या पहले किस तरह आए, इनको कौन लेके आए, कौन किसको, हम तो फिर भी एफर्ट करके आए। अच्छा, इनका तो आप कह लें स्टार्ट ही कैसे हुआ, अगर नर्सियों से स्टार्ट हुआ, तो ये जब आप पे भी चीमा साहब, आप पे भी इल्जाम है, आपको भी कोई लेके आया है, कठपुतली, ये सब कहते हैं, वो कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत है, वो ज्यादती हो जाती है। वो तो मैं कहता हूँ वो ज्यादती हो जाती है। तो जब यहाँ बात शुरू हो तो आप किसी की बेइज्जती करके फिर आप उससे तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपकी इज्जत करे। मैं समझता हूँ कि ये बैठ के मरियम बीबी को, इमरान खान साहब को, बिलावल साहब को या जरदारी साहब को तय करना चाहिए कि इस तरह की बातें जो है हम आवाम को, मतलब जमहूरियत तब स्ट्रांग होगी जब उसमें पार्टिसिपेशन हो आवाम की। अगर आवाम को हम इससे बेजार कर दें, यहाँ बैठ के हम अपनी लो IQ की बात कर रहे हो या आप कह लें कि ऑर्डनरी IQ की बात करें, लोग तो हमसे लीडरशिप तवक्को करते हैं ना। हमने मुआशरे को देना है, हमने मुआशरे को गाइड करना है, हमने विजडम देनी है उनको, हमने उनको टॉलरेंस देनी है, हमने उनको आप कह लें कि इस मुल्क के मसाइल बता के और फिर साथ बताना है कि इनका हल कितना मुश्किल है और करने जा रहे हैं, और यकीनन उस पर कुर्बानी है आवाम के लिए कि कहीं ना कहीं वो उसमें टैक्स देते हैं। अच्छा, ये चीमा साहब, ये जो आपने अभी बात की है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी संजीदा बात की है। लेकिन एक सेकंड चीमा साहब, आपके जो बाकी लीडर्स हैं वो तो छोड़ते नहीं है पीछा, ना जरदारी का पीछा छोड़ते हैं, ना नवाज शरीफ का, ना किसी और का। ये चोर है, ये फलाना है, ये क्या ये हम कोर्ट्स पे ना छोड़ दें कि लेट द कोर्ट्स डिसाइड, और आप हमें बताएं कि जो अभी आपने जिक्र किया है
कि हमने ये तरक्की की, हम ये बेहतरी कर रहे हैं। हर आपके लिए प्लेटफॉर्म पे वो चोर, वो लूटर और वो ये, डोंट यू थिंक लोग अब इससे तंग आ गए, भाई आगे चलो? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि होना हमारी तरफ से ये होना चाहिए और इनकी तरफ से जो होना चाहिए वो ये कि ये दरमियान में हर रोज़ साबित करने चल पड़ते हैं कि ये बड़े ईमानदार हैं। ये ना करो भाई, ये आवाम पे छोड़ दो, ये अदालत पे छोड़ दो। अब जब आप कहेंगे कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, अदालत ने फैसला गलत किया है, नैब ने फैसला गलत किया है, वो फलां, तो वहाँ पर आके एक बात उलझ जाती है। सो मैं समझता हूँ दूसरी बात कि जब आप दूसरे को सिलेक्टेड कह देंगे तो फिर आपको भी कोई इलेक्टेड नहीं कहेगा, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। सो मैं समझता हूँ ये दो काम ये छोड़ दें तो बाकी हम भी अपनी कैबिनेट में बात करते हैं कि यार इस तरह ना करें। हम आवाम को अपने मसाइल बता के, उनकी संजीदगी बता के, हम उनकी कुर्बानी मांग के इस मुल्क को ठीक करना है। हमने कर्जे लेके कब तक जीना है? हमने कर्जे लेके कब तक जीना है? हमने मांग के कब तक खाना है? हर साल 50 लाख लोग बढ़ जाते हैं, इस मुल्क के वसाइल थोड़े हैं, वसाइल ज्यादा हैं। आपका ये जो पॉइंट है, मैं जरा अली गौर साहब से, अली गौर साहब, ये जो अभी बड़ी जबरदस्त बात की है चीमा साहब ने कि हमें संजीदगी दिखानी चाहिए और फैक्चुअल बात करनी चाहिए। बल्कि परसों मेरी एक मीटिंग थी नवाज शरीफ से, आई मेट हिम, और मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा जी चलें आप तो यहाँ हैं, उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि ये आपका कानून का और डॉक्टर्स का मसला है, लेकिन कम से कम आप अपने जो वर्कर्स हैं उनको कहें कि भाई वो बात करें जो फैक्चुअल बात हो, और गवर्नमेंट को वो तनकीद करो जो बराए तामीर हो, जो आपको आगे काम आए। एंड ही एग्रीड विद मी। आप एग्री कर रहे हैं या नहीं? आई थिंक ये ज़रा ड्रॉप हो गए। हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करते हैं इस वक्त। इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मुर्तज़ा साहब ये मुझे बताएं कि हमारे इख्तलाफात बड़े हैं, होने चाहिए, लेकिन हम इसको रीजनेबली नहीं करते, और जो नई जनरेशन पॉलिटिक्स की आ रही है, हम उनको क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये हम लेगेसी आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं और पाकिस्तान आपने इस तरह चलाना है? बहुत शुक्रिया जी। मैं थोड़ा सा आपके सवाल से पहले चीमा साहब ने एक बात की थी कि जी भट्टो साहब का माजी भी दागदार है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुद ही वो कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और मैं तो कोशिश भी करता हूं कि ऐसी बात ना करूं किसी की क़यादत के बारे में भी। जब अवाम के पास जाना है तो अवाम खुद पूछ लेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये बात कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं उस पर एहतजाज भी उनसे करता हूं और थोड़ा सा क्लियर भी कर दूं, हमारा माजी कोई दागदार नहीं है। हम अयूब खान की कैबिनेट में जरूर थे, लेकिन हमने जब उसने ताशकंद मुआहदा किया तो हम वहां से उसके कश्मीर इशू पर उसे छोड़कर आ गए और अवामी तहरीक के जरिए हम हुकूमत में आए। हमने अयूब खान के खिलाफ सड़कों के ऊपर एहतजाज किया। हम तो किसी भी डिक्टेटरशिप के जो है वो खिलाफ हैं जी, वो चाहे अयूब हो या कोई हो। गुजारिश मेरी उनसे ये है कि वो जैसे कह रहे हैं उस पर खुद अमल कर ले, तो मैं उनका मशकूर होऊंगा जी। वगरना बदजबानी हर बंदा कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करती है कि वो अपने कारकुनों को भी समझाए, और उनकी ग्रूमिंग ही इस किस्म की है कि वो कभी भी किसी की जातियात पे या किरदार कशी पे या उस पे जो तनकीद है वो तनकीद बराए तनकीद ना हो, तामीरी तनकीद होनी चाहिए, और वो हमारा हक है, हम करते हैं। बाकी आपके सवाल का जहां तक ताल्लुक है, अगर आप रिपीट कर देंगे तो मैं जरा उसका जवाब देने में आसानी होगी। ये सवाल बड़ा सिंपल है जी मुर्तज़ा साहब, बड़ा सिंपल सवाल है। हर टॉक शो पाकिस्तान के अंदर, जो भी टॉक शो होता है, मैं ठीक हूं तुम गलत हो, तुम ठीक हो मैं गलत हूं, ये हमारा मोडस ऑपरेंडी है टॉक शो का। हमारा बेसिक टाइम ही सारा लग जाता है जस्टिफिकेशन का, क्लैरिफिकेशन का, और उसके बाद रिफ्यूटिंग इट। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल पहले पीपल्स पार्टी और नून ने कहा था जी कि हम रिजाइन कर देंगे, रिजाइन कर दो। अब आपने दोनों ने कहा हम रिजाइन नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कोई बात करती है, यू टर्न मर गया यहाँ, ये जी देखें यू टर्न। अब ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, अब आई एम सो ग्लैड कि गवर्नमेंट ने नहीं ये बात की है कि आपने यू टर्न मारा है और आप इस तरह आ रहे हैं, हालांकि इस पर कुछ तलखी भी हुई है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये हम क्यों नहीं एक पेज पे हैं, आप गवर्नमेंट इन वेटिंग है, आप क्यों नहीं इसको देखते कि यू आर, आपने हुकूमत की हुई है, नून ने की हुई है, पीटीआई को अब मौका मिला है,
तो why don't we think in the long term? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो लॉन्ग टर्म सोचा है, और आप जैसे फरमा रहे हैं ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इस्तीफे देंगे, तो पीपल्स पार्टी ने किसी जगह पे नहीं कहा। आपके पास अगर कोई हमारी ऑडियो है, कोई वीडियो है, तो आप ले आए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, जब से एपीसी हुई है, कि हमने किसी किस्म के कोई फोरम खाली नहीं छोड़ना। हमने 85 में गलती की, हमने गैर जमाती इलेक्शन में हिस्सा ना लिया और उसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हम तो ये बार बार कह चुके हैं। हम तो कहते थे कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन के तौर पे हो सकते हैं, आप बाकी ऑप्शन एग्जॉस्ट करो, अगर हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो इस्तीफे तो बिल्कुल आखिरी इकदाम है। अगर हम इस्तीफे दे दें, ज़िमनी इलेक्शन हो जाए, फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी फिर इस्तीफे दे देंगे। हमने कहा जी ये मुमकिन नहीं है कि हम रोज रोज इस्तीफे देते रहें। आप एक चीज जिस पे अमल हो सकता है वो करो कि गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाओ, उन्हें टफ टाइम दो, उन्हें मजबूर करो कि वो दोबारा इलेक्शन करवाएं। ये नई तरीकाकार के हम रिजाइन करके और चले जाएं। एक चीज, दूसरी चीज ये है जी, चले मुर्तजा साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू विद यू। आप जरा हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं वापस। वेलकम बैक टू गूंज। डिस्कशन हो रही है कि भाई हम सिविलिटी पे क्यों नहीं बात करते। चलें, ये तो 2 सेगमेंट्स हो गए, सिविलिटी पे बात करते हैं। चीमा साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि अब अली गौहर साहब भी हमारे साथ हैं। नंबर 1, जो सबसे बड़ा इस वक्त अलबिया है, जो गवर्नमेंट पे तनकीद आ रही है और वो बिल्कुल जायज़ आ रही है, बराए तामीर आ रही है, कि महंगाई इतनी है, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे। एक, आपकी फॉरेन पॉलिसी लोग कहते हैं फेलियर है, इसको कैसे डिफेंड करेंगे। और ये बताइए कि फाइनली जब हम कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी की ये बात आती है, तो हम किसको यहां कहेंगे कि कौन कहां ब्लेम होता है, इसको आप बताइए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, इसमें फॉरेन पॉलिसी में तो हमारी स्ट्रेंथ है, ये तो वीकनेस नहीं है। कि हमने जो 71 में हमारे साथ हुआ बांग्लादेश में, हमने उसके बाद पहली बार चांस हमारी गवर्नमेंट में हमें बताया जाता रहा दरमियान में कि इंडिया बड़ी ताकत है। चीमा साहब 71 को छोड़ दें, लेट्स टॉक नाउ। अभी साउथ अफ्रीका भी आपको पैसे दे रहा है स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा के। अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि वो अफगानिस्तान और इंडिया के साथ या पहले ओवरऑल अमेरिका के साथ हमने एक ज़्यादा बाइज़्ज़त किस्म की हारजा पॉलिसी बनाई है, उसमें सक्सेस मिली है। बाकी बात रह जाती है कि आप कह रहे हैं कि इस जब आप अमेरिका के कैंप में नहीं खड़े, उसको ओबे भी नहीं कर रहे, तो फिर भी अगर आपके डोनर जो हैं इंटरनेशनल IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, सऊदीया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, फिर भी आपको पैसे दे दें, तो ये आपकी बड़ी अचीवमेंट है। ये छोटी बात नहीं है। ये कभी हुआ नहीं था। देखें, अमेरिका ने अगर दुनिया में सबसे लंबी हुकूमत की है रिगार्डिंग सिंगल लार्जेस्ट पावर, तो उसमें बेसिकली उसने इकनॉमिकली, उसने तलवार के ज़ोर पे नहीं की, तलवार के साथ साथ उसने बेसिकली इकनॉमिकली एंगेज किया लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ाई है। हमारी भी डिपेंडेंसी, अगर हम अपनी एक्सपोर्ट देखें या हम फॉरेन रेमिटेंस देखें, 2 हमारे ज़रिए हैं फॉरेन रिजर्व्स के या फॉरेन करेंसी के 2 ज़रिए हैं, एक फॉरेन रेमिटेंस है और एक आपका एक्सपोर्ट है। ये दोनों चीज़ें अमेरिकन ब्लॉक के साथ अटैच हैं। दोनों चीज़ें अमेरिकन ब्लॉक जो है उसके साथ, उस पर डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा है। अब उसको बे किए बगैर अगर हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, हमारी रेमिटेंस भी बढ़ रही है और हम एक न्यूट्रल पोजीशन पे आ गए हैं, और हमने आप कह लें कि इंडिया की सुप्रीमेसी को मानने से इनकार कर दिया है, हमने अपनी टेरिटरी का दिफा किया है, हमने अपनी सॉवरेनिटी का दिफा किया है, तो फिर हमें ये कहना कि जी हमारी खारजा पॉलिसी फेल है, ये बिल्कुल जाती वाली बात है, गलत बात है। हमने खारजा पॉलिसी इसका अली गौहर साहब, अब आप आए, ये इन्होंने कहा है कि जी ये आप वैसे तनकीद कर रहे हैं, बताइए फॉरेन पॉलिसी फेल्ड है या नहीं है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आपने देखा है कि पूरी दुनिया में हम ऑलमोस्ट तन्हाई का शिकार है। चाइना के साथ हमारे तल्लुकात वो नहीं रहे, अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात खराब है, मिडल ईस्ट के साथ भी हमने अपने तल्लुकात जो है वो खराब किए। अफगानिस्तान के भी आप सूरत आपके सामने ही है कि जो सूरत है, तो ये मतलब है कि ये हमारी खारजा पॉलिसी का अंदाजा इधर से कर ले कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में
जो कश्मीर जो कि मसबूदा कश्मीर था उसको आज ये मेरे ख्याल इनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। अली गौर साहब दोबारा आप आइए। क्यों जी, आप क्या कहेंगे मुर्तज़ा साहब कि क्या चाइना से हम बिल्कुल डिस्टेंट हो गए? चाइना तो बहुत अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का। नहीं, बड़ा अच्छा दोस्त था जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब कोई हालात वाकई ठीक नहीं है सी पैक के हवाले से और कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके। उसके अलावा ईरान है हमारे साथ, उसके साथ भी कोई हमारे ऐसे आइडियल ताल्लुकात नहीं है। अफ़गानिस्तान है, सारे जितने भी ममालिक हैं बिल्कुल आइसोलेट होके रह गए हैं। और हमारा आज तो सबसे बड़ा मसला है इनकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कश्मीर सबसे बड़ा इशू था, इन्होंने बड़ी खुश उसलूबी के साथ रिजॉल्व कर दिया जी। आज हम उस पर क्लेम करने वाले भी कोई नहीं है कि वो कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। फिर मसला जो इशू है वो महंगाई है, और ये हमेशा दाएं बाएं करके और उस महंगाई के चक्कर से निकल जाते हैं। और अगर कोई बात करें भी तो जी इंटरनेशनली ये बढ़ गई है। कल 4 रुपए 75 पैसे बिजली महंगी कर दी है। उस पे जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो भी आपको अक्टूबर से वो कर रहे हैं, और अगर उस हिसाब से हो तो ये कुछ 10 रुपए बनने हैं। और आने वाले जो बिल है वो जहाँ 2000 3000 आता था, वो जब 20,000 25,000 रुपए आएगा तो आम आदमी कैसे दे पाएगा वो बिल? महंगाई किस तरह रुक जानी है? आज मैं एक जगह एक टॉक शो में ही था और वो बता रहे थे जी कि बतदरीज ये 1 महीने के अंदर अंदर महंगाई नीचे आ जाएगी। मैंने कहा आपका वजीर जो है वो आके कह रहा होता है कि पेट्रोल हर महीने मार्च तक 4 रुपए महंगा होगा, और बिजली हमने महंगी कर दी है, गैस पहले ही बहुत महंगी है, खादें मिल नहीं रही, अगर मिलती हैं तो वो 11,000 की बोरी मिल रही है डीएपी की। आप पता नहीं कैसे महंगाई 1 महीने में या 2 महीने में खत्म कर लेंगे, मुझे तो नहीं लगता। और उस इशू पे कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन मुर्तज़ा साहब इंटरनेशनल प्राइसेस तो बढ़ी हैं, इस पे तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना जी कि प्राइसेस तो इंटरनेशनल जब बढ़ती हैं तो कोई हो, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, वो तो उसकी इकॉनमी तो इफेक्ट तो होती है। वो इसमें कोई दो राय नहीं है जी। जब भी इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ती हैं महंगाई होती है, लेकिन हुकूमत का काम ये तो नहीं है ना कि आईएमएफ के स्पोक्स पर्सन बन जाएं और आएं और सिर्फ ये बताएं कि मैं महंगाई करने जा रहा हूं या मैं ये बढ़ाने जा रहा हूं या इस चीज की अगले महीने कीमत बढ़ जाएगी। उन्होंने ये हमें तो नहीं बताना होता, वो तो अवाम को रिलीफ देते हैं, अवाम की मिनिमम वेजेस बढ़ाते हैं, अवाम की तनख्वाहों में इजाफा करते हैं, लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा करते हैं। महंगाई तो वाकया वो नहीं रोक सकते, लेकिन क्या रिलीफ दिया है पिछले 3 सालों में? कितने % तनख्वाहें बढ़ा दी हैं महंगाई के हिसाब से? कितनी? एक सिंध था जिसने मिनिमम वेजेस 25,000 की, उस पे हम सिंध गवर्नमेंट ने 25,000 की, हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में जाके और हाई कोर्ट ने कहा कि ये हुकूमत का है काम, वो जितनी मिनिमम वेजेस रखनी शुरू हो जाए। और अब वो सुप्रीम कोर्ट में सुना है उसका स्टे हो गया। आप जब अवाम को रिलीफ देने की बात होती है तो उस वक्त क्यों नहीं हुकूमत खुद से ये अब आपने मुर्तज़ा साहब अब आपने एक बड़ी वो दुखती रग को छेड़ा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि मिनिमल वेज। आप चीमा साहब, सिंध गवर्नमेंट ने तो 21,000 कर दिया, पंजाब के अंदर वो लेवल नहीं आया। और मुर्तज़ा साहब से आई एम श्योर आप इत्तेफाक करेंगे कि बेसिक वेज 21-22,000 30,000 आप किस तरह सर्वाइव करोगे? 25,000 की है जी, 21,000 नहीं की, 25,000 की है जी। ये देखें, 25,000 कह लें कि इन्होंने 25,000 मिनिमम वेज कर दी है। ये बात अप्रिशिएट करने वाली है, लेकिन जो करने वाली बात है कि प्रैक्टिकली इसको नाफज करना, आप कह लें इम्प्लीमेंट करना, ये इम्पॉर्टेंट बात ये है। मसलन रिसेंटली आप कह लें कि 2 वाक़यात हुए हैं। एक, इन्होंने गंदम का रेट फिक्स किया, कोई 2,200 रुपया ना, पिछले साल 2,000 रुपया, और लेनी उस वक्त शुरू की जब फार्मर से, फार्मर के पास नहीं रही, फार्मर को 1750 या 1800 मिला। इसी तरह मिनिमम वेज की बात करें तो आप बाड़ू से शुरू करें या कमू शही से शुरू करें, उधर आप कश्मीर से शुरू करें, कराची तक चले जाएं। कराची में कोई वेज 20-22 हज़ार हो तो हो, बाकी
जगह तो 13-14 हज़ार वेज है, और जो लोग आपको वोट देते हैं उन सारों के वेजेज ही वहाँ, पहले आज पाकिस्तान में मिनिमम वेज तो 20,000 है सारे पाकिस्तान में। तो सारे पाकिस्तान में 20,000 है, क्या ये डरकी में मिल रहा है, क्या ये सक्खर में मिल रहा है, क्या लाड़काना में ये मिल रही है, क्या नवाबशाह में ये मिल रही है, क्या आप कह लें कि सांगड़ में ये मिल रही है, मीरपुर में मिल रही है, नहीं मिल रही भाई। सो मैं समझता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बैठ के, या पहले के वफाकी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट्स बैठ के, तो ये एक ह्यूमन इशू है, इम्पॉर्टेंट इशू है, लोगों की ज़िंदगियों का इशू है, हम वो चीज़ तय करें जो दे सकें और उस पर इम्प्लीमेंट करें, और उसमें आपके लिए मीडिया की भी सपोर्ट हो, क्योंकि चले जी मैं एक इम्प्लीमेंट करता हूँ, मेरे प्रोड्यूसर ने कहा है एक ब्रेक की तरफ, तो मैं समझता हूँ इसको तो करना मैं चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन बड़ी जल्दी करता हूँ, नहीं करना चाहिए। तो लेट्स गो फॉर अ ब्रेक, बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। वेलकम बैक टू गूंज। टाइम थोड़ा है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, और ये सवाल जो मैं अब करने वाला हूँ ये दोनों को मैं करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं मुर्तज़ा साहब आपका एक जवाब लेना चाहता हूँ। सऊदी अरेबिया हमें बड़े पैसे देता था, खुल के पैसे देता था, अब वो देता है शॉर्ट टर्म लोन और कंडीशंस डाल के। फिर हम देखते हैं कि अमेरिका के सदर की बात आती है, वो हमारे वज़ीर आज़म जो सबके वज़ीर आज़म है उनकी कॉल नहीं लेते। ये क्या बात है, इस पर भी मैंने बात करनी है। सीपैक आपको पता है वो होल्ड पे चला गया, चाइनीज़ वहाँ नाराज़ हो गए। गवर्नमेंट ने कहा था जी बम्पर क्रॉप्स आएंगे, वीट एंड शुगर के हर आए, लेकिन एक्सपोर्ट्स चलेगी अनचेक्ड, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी पे क्या आप कहेंगे दोनों मिलके कि हम कहाँ गलत गए? डू वी हैव द राइट पीपल फॉर इट और नॉट? मुर्तज़ा साहब। सर गुजारिश ये है जी कि जो हमारी पॉलिसीज है वो हुकूमत बनाती है, और मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत किसी वक्त भी इंडिपेंडेंटली ये कोई पॉलिसी बना सकते हैं। अब फिर गुस्सा कर जाएंगे चीमा साहब, आप कौन सी पॉलिसीज बना रहे हैं? आपसे आपके दोस्त दूर होते जा रहे हैं, आपकी आवाम आपसे दूर होती जा रही है, और उसका जवाब सिर्फ गाली वो हल नहीं है। अब आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया जो था, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई मुल्क भी आपको कर्जा देता है, इमदाद देता है, तो उसके अपने मफादात होते हैं। क्या मतलब है उनके हमारे साथ मफादात खत्म हो गए हैं, या हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो हमें कोई इमदाद दें या हमें कोई लोन दें? चाइना के साथ हमारा सीपैक चल रहा था, आपकी हजार मुखालिफत हो, आपके नजरियाती इख्तलाफात हों, आपके सियासी इख्तलाफात हों, वो एक तरफ, जितने भी हमारे नेशनल इश्यूज हैं वो तो कम अज कम हमारे सबके होने चाहिए। ये सीपैक हमारा मंसूबा था, उसे नून लीग ने कंटिन्यू किया, आपने आके उसे सर्दखाने में डाल दिया। मोटरवेज बन रही थी, गलत होंगी सही होंगी, लोगों को फायदा तो हो रहा था। मेरे तो पीएमएलएन से भी कोई ताल्लुकात ठीक नहीं है, मैं तो नहीं चाहता कि उनकी तारीफ की जाए, लेकिन जो काम उन्होंने किए हैं उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जो किया था उसका क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप भी, अगर ये काम ठीक नहीं है, आप भी अच्छे काम कर जाएं, उसका क्रेडिट आपको भी जाना चाहिए। और जो आदमी जो काम करता है उसको उसका क्रेडिट मिलता है। हमारी गवर्नमेंट का ये अलमिया है कि ये समझते हैं कि शायद अगर किसी का कोई काम हो गया तो उसको क्रेडिट चला जाएगा। मेरे हल्के का एक छोटी सी मिसाल है, बनती नहीं है यहाँ, जब खारजा पॉलिसी डिस्कस हो रही हो तो मैं अपना हल्का बीच में ले आऊं। मेरा शहर है, मेरे लोग हैं, तंग हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन सिर्फ इस बात की सजा है कि वहां पे या नून लीग जीती है या पीपल्स पार्टी जीती है, और उसकी सजा वो भुगत रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपके बिल्कुल ये दावे थे कि हम एक पाकिस्तान होगा, सबके लिए एक कानून होगा, किसी को डेवलपमेंट नहीं मिलेगी, प्रायोरिटी जो होगी वो देखी जाएगी कि किसकी पहले बननी चाहिए किसकी नहीं। आज उस पर अमल हो रहा है। आज हॉस्पिटल्स के अंदर आप दवाइयां देख लें, बगैर सिफारिश के दवाई नहीं मिलती। लोगों के पास बच्चे पढ़ाने के लिए फीसेस नहीं है। इतनी पंजाब असेंबली के अंदर लेजिस्लेशन हुई है एजुकेशन में, प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज बनी जा रही हैं, एक एक कनाल दो दो कनाल का घर किराए पे लेते हैं, यूनिवर्सिटी बना देते हैं। कोई पॉलिसी नहीं है।
कोई लेबर पॉलिसी हो, कोई एजुकेशन पॉलिसी हो, कोई हेल्थ पॉलिसी हो, कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी हो। आपने कल जाके कराची में ओके चलें जी, आपने अपना व्यू पॉइंट दे दिया मुर्तज़ा साहब इन अ नटशेल, बड़ा अच्छा किया आपने। लेकिन ये जो चीमा साहब, मुर्तज़ा साहब की जो बातें हैं इसमें वजन तो है। जी डेफिनेटली मैं समझता हूँ इसी बात की ज़रूरत है कि इस तरह सेहतमंद डिबेट हो। और आप कह लें कि साथ ही ये है कि लेट्स सपोज उन्होंने एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात की, एजुकेशन पॉलिसी की बात की, उसका कोई फुटप्रिंट या उसका कोई आप कह लें कि एक लूज किस्म का एक स्ट्रक्चर या सजेशन वो भी साथ हो, तो मैं समझता हूँ इस तरह की फिर ये कि सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, टॉक शोज़ हैं, इनमें ये डिस्कशन हो पॉजिटिव अंदाज में। तो इस बात का आप कह लें कि वाकई पार्लियामेंट की भी, जमहूरियत की भी, लोगों की पार्टिसिपेशन की, उसमें हर चीज़ की रिस्पेक्ट बढ़ेगी और इसकी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगी। सो जो आज हम बात कर रहे हैं इसको मैं समझता हूँ इसी नोट पे लेके जाना चाहिए कि इससे ज़्यादा पॉजिटिव अंदाज में, मुदल्लल अंदाज में पढ़ लिख के हम न्यूट्रल रह के आवाम को सामने रख के सियासत जो है, सियासत तो डेफिनेटली जिसके पास भी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, जिसके पास भी ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, जिनकी भी आवाम की पॉलिसियाँ होंगी वो आगे चलेंगे। लिहाजा आपको भी थैंक यू कहूँगा, इसको लेके चलना चाहिए। चीमा साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, सुनिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक आपने सिंगल लाइन में जवाब देना है कि इसमें मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता। ये सही बात है कि आप खुद इलेक्शन से पीछे हो गए थे कि 50-60 करोड़ रुपया लग जाना है, उसके अंदर बचा लिया, ये सही बात है कि नहीं? सच बताएं। पहली बात तो ये मैं वोट खरीदता नहीं हूँ जी, मैं 50-60 करोड़ नहीं लगाता, मैं 6-7 करोड़ लगाता हूँ जी, सच्ची बात है। यहाँ बैठ के मैं कह रहा हूँ मैं 6-7-10 वाला हूँ, मैं 50-60 वाला नहीं वोट में। यही मैंने आपसे सुनना था, यही मैंने आपसे सुनना था। मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं थी जी, मैं 10-12 करोड़ मेरे लिए कोई अहम नहीं है, मैं लगा देता हूँ जी। वेरी गुड, इंशाल्लाह अगले इलेक्शंस पे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, यहाँ गूंज से व्यू पॉइंट आया अली गौहर साहब का, वो ऑब्वियसली लाइन कनेक्शन की वजह से ज़्यादा इनपुट नहीं आया, बट हमेशा ये आप कह लो कि कोशिश यही होती है कि एक डिस्कशन, एक कॉन्क्रीट डिस्कशन हो, पॉजिटिविटी की तरफ आप जाएं, क्योंकि हमें इस मुल्क में सिर्फ एक चीज़ चाहिए, पॉजिटिविटी, एंड दैट इज़ व्हाई आई से लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।